बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन अहम खबर कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो PAGD बना था, जिसकी दो अहम इकाई PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल और हाल दिनों के एक्शन और रिएक्शन यानी बयानात और उसके बाद जो जवाबी बयानात आए हैं, उसके बाद क्या PAGD जम्मू कश्मीर के अंदर कायम रह सकता है? और आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लोगों की जानब से, PDP के लीडरान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की जानब से जो आज स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या वो ये जाहिर करता है कि ये बयानात महज इनफरादी कैपेसिटी में दिए गए हैं और इसमें पार्टी स्टैंड दूर दूर से कहीं नजर नहीं आ रहा है? इस पर आज हम आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस जो है इन दोनों जमातों के सीनियर मोस्ट लीडरान की पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहले आपको ले चलते हैं चार शरीफ, जहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की आस्थानी आलिया पर हाजिरी दी और उनके हमरा स्टेट लेवल के आला ऑफिशियल्स भी उनके हमरा थे। और इस दौरान उन्होंने यहां पर चार शरीफ में जो अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की यह आस्थान शरीफ है, उसके उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया सूरत हाल का और उन्हें इस बारे में मालूमात से भी आगाह किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सूफीज़म की अहमियत और अफादियत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि सूफीज़म और जो अमन अमान है, ये लाज़िम मलजूम है, ये आपस में जो है इनका एक मिलाप है। उन्होंने कहा कि अमन सूफीज़म जाहिर कर रहा है और सूफियत जो है वो अमन अमान की एक अक्कासी है। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जो पुरअमन हालात रहे हैं सरकार के क्लेम के मुताबिक, तो उसमें अभी तक 1,27,00,000 सयाह वारद कश्मीर हुए हैं और कई एक सयाहती मकामात के नज़ारों से ये सयाह लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज चार शरीफ के अंदर कही जब वो यहाँ पर तकरीर कर रहे थे और उनके हमरा सूबाइस्ता के भी कुछ ऑफिसर्स थे, तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा। रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है जो सयाहती इंडस्ट्री को बहुत फरोग दे सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दौरान यहाँ पर सनती तरक्की के हवाले से भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो रही है, जबकि 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीजें सरकार के पास जेर गौर है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तैयार होने से जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके बेरोजगारों के लिए पैदा हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और उसकी दोस्ती को भी मुझे लगता है कि अगर धार्मिक पर्यटन रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा तो बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग आएंगे, तो इस श्राइन से भी यूनिवर्सिटी बन सकती है। हर यूनिवर्सिटी सरकार बनावे और केवल नाम के लिए बनावे, मैं समझता हूं कि उस पद्धति से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। और ये ठीक है कि एक शेयर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है उसका एक सेंटर यहाँ काम करे, इससे मैं सहमत हूँ और वहाँ के वाइस चांसलर साहिबा से मैं बात करूंगा। मुझे कुछ हकीकत भी कहने की इजाजत होनी चाहिए। हमारी आबादी 1,40,35,00,000, सरकारी मुलाजिम है 5 लाख। बिहार की आबादी हमसे 13 करोड़ होगी, हमसे ज्यादा 13,000 ही लोग हैं सरकारी मुलाजिम। तो अब इसको बहुत खींचा नहीं जा सकता, नहीं तो जो बगल के राज्य की स्थिति हो गई है, अध्यापकों को 4-4 महीने वेतन नहीं मिल रहा। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 29,000 से ज्यादा, लगभग 30,000 सरकारी पद पूरी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भरे हैं और ये प्रक्रिया फिर अब सितंबर से चालू होगी। जो पद रिक्त है उन्हें भरे जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी की सिफारिश से मेरिट के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है किसी की नियुक्ति का। वो जमाना लग गया कि जब बैकडोर एंट्री होती है, और वो मैं उसको जरूर इंश्योर करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे
रोजगार के और क्या साधन हो सकते। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ भारी मात्रा में आ रहा है। आज की तारीख में हमारे अगर जम्मू कश्मीर मिलाकर के तो 25-26 हजार करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 80,000 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर सही ढंग से उतरे। इसमें रोजगार की बड़ी संभावना है, और केवल रोजगार की संभावना नहीं बल्कि कई ऐसी बड़ी यूनिट लग रही है जिसकी एंसिलरी यूनिट यहाँ के स्थानीय लोग भी लगा सकते। यहाँ के स्थानीय लोग भी इंडस्ट्री लगा रहे। बैक टू विलेज जो कार्यक्रम हमने चलाया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी जोर हमारा रहा है। मिशन यूथ करके एक नया डिपार्टमेंट ही आने के बाद मैंने बनाया, और उसका एक ही उद्देश्य है कि नौजवानों को कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सके। और हर बैक टू विलेज कार्यक्रम में भी जो बैक टू विलेज फोन चला उसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि हर पंचायत से 15 यूथ हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना है। 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलैटरल के बैंक देते, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बैक टू विलेज खत्म हुआ उसके 1 महीने के भीतर जम्मू में एक दिन में जम्मू कश्मीर के इधर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह श्रीनगर के अंदर 19वीं जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने यहां पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सवालात का भी जवाब दिया। और इस दौरान डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंसी कम हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। एक अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर कम जरूर हुई है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी भी ऐसे उनसर मौजूद है जो अमन व अमान में खलल पहुंचा रहे हैं। ये डीजीपी का बयान है, और उन्होंने कहा कि कुलगाम में छुट्टी पर आए फौजी जवान की अगवा या गुमशुदगी के बारे में अभी तक पुलिस को कोई खास क्लू या लीड नहीं मिला है। अलबत्ता हम इसे ट्रेस करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं, ये डीजीपी ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस नौजवान को जो खुदा करे कि सलामत हो उसे बाजियाब किया जाए। बात करते रहते हैं, मिलिटेंसी डाउन है मगर आउट नहीं हुई है। इसमें अभी भी ऐसे अंसर शामिल हैं जो कहीं न कहीं जहां के अमनो अमान को खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ये जवान जो कुछ दिन पहले जिसका मिसिंग का रिपोर्ट हमारे पास आया है, उसके लिए पुलिस, आर्मी और फोर्सेस की टुकड़ियां और बाकी जगह पे जिले पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत होना चाहिए, मगर अभी तक कोई खास ठोस हमारे पास क्ल्यू नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन क्या। कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी फोर्सेस भी काम कर रही हैं, और उनके फर्दर जो है प्रोग्रेस के बाद ही उसके बारे में बात कर सकेंगे। डीजीपी ने मजीद कहा कि नार्को टेरर के खिलाफ पुलिस मुनज़्ज़म है और इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 2000 मामले जो है वो रजिस्टर हुए हैं, और जिसमें लगभग 3000 के करीब लोग जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक 20 के करीब मॉड्यूल्स को तश्तज़बाम भी किया गया है, और हम बड़ी संजीदगी और शिद्दत के साथ इस मॉड्यूल को यानी जो नार्को टेरर है उसके खिलाफ सफारा हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। के बारे में आप बात कर रहे थे अभी। नार्को टेरर के बारे में बहुत सख्ती से जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि नार्को टेरर के बारे में आप बात कर रहे थे अभी। नार्को टेरर के बारे में आप बात कर रहे थे अभी। नार्को टेरर के बारे में बहुत सख्ती से जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि करीब 2000 केसेस और 3000 लोगों की गिरफ्तारी। नार्को टेरर के मॉड्यूल लगभग 20 के करीब मॉड्यूल जो 11 पिछले साल में और 9 इस साल के अंदर बस किए गए हैं,
जो नार्को टेरर और वेपन का ट्रेड एक साथ मिलकर के पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी कामयाबी इस जीवन में मिली है। हम लोगों ने अपने ऑपरेशन तेज कर रखे हैं और पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फिट एनडीपीएस के तहत जो हैं वो गिरफ्तारियां ही नहीं बल्कि पीएसए में डिटेंशंस भी हुई हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो नार्को प्रोसीड्स के जरिए से एक्वायर करी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और हम लोग बड़ी संजीदगी से और बड़ी शिद्दत के साथ नार्को के खिलाफ जो इस वक्त ड्राइव अपनी चला के रखे हुए हैं और जो बच्चे इसमें मुलव्वस हुए कहीं ना कहीं जो इस लत में पड़े उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी ड्रग डिडिक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की इस साजिश से बाज आए वो कि क्योंकि पाकिस्तान की साजिश जैसे पंजाब में हुई, वहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म होने के साथ ड्रग्स का तोहफा नौजवान को दिया और नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब क्योंकि मिलिटेंसी खात्मे पर पहुँच रही है, इसके साथ वही तोहफा पाकिस्तान लौट करके कश्मीर के नौजवान को, जम्मू के नौजवान को दे रहा है। हमें बिल्कुल होशियार रहने की ज़रूरत है और इस चाल को नाकाम करने की ज़रूरत है। इधर पीडीपी की सदर जो जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला भी रही है और उन्होंने सत्यपाल मलिक जो एक वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रह चुके हैं, उनके उस बयान का उन्होंने सेकंड किया है, यानी उसकी तायीद की है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने मौजूदा बीजेपी या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुत्तलिक एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आने वाले इंतखाबात में हार जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग तरह के इल्जाम भी उस पर लगाए हुए थे। लेकिन उस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, यानी सत्यपाल मलिक को अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि साल 2024 के इंतखाबात में शिकस्त से दो चार बीजेपी के बारे में सत्यपाल मलिक के हालिया दावे सच हो रहे हैं। यानी सत्यपाल मलिक ने जो दावे किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के जो इलेक्शन है वो बीजेपी हार जाएगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनका कहना, उनका दावा बिल्कुल सच है क्योंकि हुक्मरान जमात का इक़्तिदार में रहने के लिए सबका विनाश का असल एजेंडा शुरू हो गया है। आपको याद ही होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानब से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा जो है दिया गया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि हुक्मरान जमात का इक़्तिदार में रहने के लिए सबका विनाश का असल एजेंडा शुरू हो गया है, यानी डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी सरकार की महबूबा मुफ्ती के मुताबिक चलाई जा रही है और इसी वजह से ये जमात आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हार जाएगी। इस तरह का दावा न सिर्फ सत्यपाल मलिक ने किया बल्कि महबूबा मुफ्ती भी कर रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये किसी भी तौर पर जो मौजूदा सरकार है ये अवाम की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है। चलिए अब जम्मू कश्मीर का भी रुख करते हैं। सियासी गहमा गहमी और अरूज पर है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं पीएजीडी का भी एक फोरम था और उसके बाद जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग इकाइयां हैं, उसमें दो बड़ी अहम इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आ रही हैं। दोनों सियासी बयानबाजी कर रहे हैं और इस हवाले से जहां हाल दिनों जस्टिस हसनैन मसूदी, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बयान दिया था कि उनकी जमात चाहते हैं कि उनकी जमात इलेक्शंस लड़े। वहीं पर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है। पहले हम आपको डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान आपकी नजर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा ने कल 1987 की याद दिलाई थी कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बेनिफिशरी बनी थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसका जवाब आज मुस्तफा कमाल ने दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि 1987 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन पहले हम आपको ये जो महबूब बेग है, महबूब बेग का बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और महबूब बेग का कहना है कि इतिहाद को लेकर बयानबाजी दोनों अतराफ से हुई है, यहां तक कि मुखालिफ तरफ से इनिशिएट हुई है।
यानी दोनों तरफ से मुखालिफ बयानबाजी हुई है, ये डॉक्टर महबूब बेग कह रहे हैं। ताहम पीडीपी की जानिब से जो बयानबाजी हुई है वो किसी इंडिविजुअल का बयान है, न कि पीडीपी का स्टैंड है। यानी जो बयानबाजी 1987 को लेकर या पीएचईडी को जिससे नुकसान पहुंचेगा उसको लेकर अगर किसी ने दिया है तो वो पीडीपी का स्टैंड नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी है पीडीपी के डॉक्टर महबूब बेग, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि पीडीपी इतिहाद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है, यानी पीडीपी इतिहाद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। तो क्या ये जो सियासी बयानबाजी की जा रही है, क्या ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और क्या इससे जो असरात है वो मिली इतिहाद जो पीएचडी के नाम से है, क्या उस पर नहीं पड़ेगा? ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। और पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वी हैव बीन अपोनेंट्स फॉर क्वाइट लॉन्ग। इट्स नॉट सो इजी। प्रोवोकेशंस होती रहती है डिफरेंट लेवल्स पे, वहां से भी हुई अनफॉर्चुनेट, यहाँ से भी हुई अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। बट बिगर कॉज के लिए, लार्जर कॉज के लिए और लोगों के इस बात की कदर करते हुए कि इत्तेहाद होना चाहिए, हमारी लीडरशिप क्लियर है कि इत्तेहाद होना चाहिए और हर कीमत पे होना चाहिए। अभी जो ये बयानात अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप देती है, पीडीपी के भी कुछ लोग देते हैं, ये पार्टीज का स्टैंड है या किसी इंडिविजुअल का स्टैंड हो सकता है? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी का स्टैंड नहीं है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहूंगा, हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा, प्रोवोकेशंस दोनों तरफ से हुई है। प्रोवोकेशन बल्कि इनिशिएट हुई है, लेट मी नॉट, इससे फिर इरिटेशंस बढ़ती हैं, तो हुई है, वो तो प्रोवोकेशंस हुई है। बट लीडरशिप की लेवल पे कैटेगोरिक और क्लियर है कि हमें इत्तेहाद से काम लेना चाहिए। नेशनल लेवल पे भी हम उसका हिस्सा है, यहाँ भी हमारा मानना है जम्मू कश्मीर को इस चले, पीडीपी कहती है ये एक्शन रिएक्शन है, यानी आपने भी बयान दिया तो हमने भी जवाबी बयान दिया, लेकिन इसका असर जो है वो इत्तेहाद पर नहीं पड़ेगा, ये डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है। और कहा कि पीडीपी का ये इस तरह की बयानबाजी उनका मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन मुस्तफा कमाल, जिनको पूछा गया है कि वहीदुर रहमान पराने 87 का जिक्र किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि 1987 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई है, ये मुस्तफा कमाल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है तो उन्हें धांधली होने के सबूत पेश करने चाहिए। प्यारेलाल हुंडू साहब ने 12 दरख्वास्तें अदालत में पेश की थी, लेकिन साबित नहीं हो पाया। रही बात पीएचडी की, वो कायम व दायम रहेगा और इत्तेहाद बरहक है। अब जिसने भी सियासी प्लेटफॉर्म पर बयान दिया उससे कोई इत्तेहाद पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान है। खुद कुर्सियों पे बैठी और ये इल्ज़ाम लगाना कि ये ख़ानदानी राज है, ये ख़ानदानी राज हम मानते हैं। ये ख़ानदान के रुकन जो है वो यहाँ के लोग हैं। लेकिन उनका मानना है कि 87 की रिगिंग के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो रिगिंग का सबूत लाइए ना, ये मैं भी कह सकता हूँ 1990 की रिगिंग हो गई। बताइए कैसे रिगिंग हो गई? अदालतों में कोई गया? जी गया। प्यारेलाल हुंडू साहब वकील थे, ये कानून के वजीर थे और अदालत में गए। 12 पिटिशन उन्होंने लाई इसी इलेक्शन के खिलाफ। कोई भी पिटिशन हाई कोर्ट में पास नहीं कर सकते। अब ये कोई कहे कि हाई कोर्ट हमारे ताबे हैं, वो फिर दूर की फेंकता है। ये इंडिपेंडेंट है जुडिशरी जो है। कभी जुडिशरी का कोई फैसला बताएं, कोई वाक़ा बताएं। और ये सिर्फ कहना कि ये इलेक्शन जो है रिग्ड थे, बताइए कहाँ है रिग्ड, उसकी तफसील दे दीजिए। कौन लोग अदालत में गया? क्या अदालतों पे भरोसा नहीं है? कि अदालत हमने किए, हमारे मातहत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मातहत है। आपको नहीं लगता कि कल पीडीपी ने इत्तेहाद को एक धचका दिया है? नहीं, ये तो ये सियासी बात है, सियासी प्लेटफॉर्म पे की है उसने। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, कमिटेड है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने जो इस ज़राया ब्लॉग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एक से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी बात करते हैं, देखिए, पढ़िए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये कहना कि ये चोर है, सबूत कहीं नहीं। ये कहना है कि ये इसने फलानी चीज गलत की है, सबूत कहीं नहीं। मैं भी कह सकता हूँ,
10 नंबर के चोर हैं ये। लेकिन मेरे लिए कहना गलत होगा, क्योंकि एक सियासी जमात है, हम बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इनने गलतियां की हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन बखुदा हमने अवाम को धोखा नहीं दिया, दगा नहीं दी। हमने कुर्सी के लिए किसी के सामने नहीं झुके। आज अगर पढ़ा लिखा नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत अरूज पर है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्पाइट कि वो एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इतिहाद को लेकर बिल्कुल कायम व दायम है, उस पर कोई ब्रीच नहीं आने वाला है। लेकिन बीजेपी ने इस पर खुशियां मनाना शुरू कर दिया है और इस हवाले से अल्ताफ ठाकुर, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि कल ये बात बिल्कुल सामने और आया हो गई है कि ये दोनों खानदान अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं, क्योंकि इनको अपना अपना खानदान बचाने की कोशिश रही है और ये जमातें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। ये बीजेपी का दावा है। सामने ये बात आ गई कि ये दो कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये दो फैमिलीज जिन्होंने इसको पीएचडी का नाम रखा था, टूटते टूटते ये दो खानदानों का फिर एक मिलाप रहा और कल ये खानदान भी अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस विरासत जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था इसको बचा सकते, इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि पीएचडी का कहीं वजूद नहीं है। दो खाम अब्दुल्ला और चलिए आखिर पर बात करते हैं पंचायत कॉन्फ्रेंस की, जिनकी जानब से आज एक वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम जो है, एक यादाश्त जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के तीनों टायर के इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। उनका यह भी मुतालबा था कि सभी इदारों के जब भी इलेक्शन होंगे तो एक साथ होने चाहिए। अलबत्ता अभी बेहतरीन मौका है कि सभी टायर्स को डिसॉल्व करके एक साथ इंतखाबात कराए जाए। पंचायत इलेक्शंस के हवाला से आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन कश्मीर वैली के सरपंचेस का चीफ जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर ऑफिस में हम आए थे, वहाँ पर एक मेमोरेंडम हमने सबमिट किया है जिसकी कापियाँ आपको भी मिल चुकी हैं। उस मेमोरेंडम में हमने ये मुतालबा किया है कि पंचायत के तीनों टायर को डिसॉल्व किया जाए और तीनों टायर के इलेक्शन एक ही बार साइमल्टेनियसली यानी एक ही साल में किए जाए। हमारा मुतालबा इस वजह, अगर आप चाहते हैं कि डीडीसी की टर्म पूरी हो तो फिर उसी वक्त सब तीनों टायरों के इलेक्शन करो। इस तरीके से अलग अलग इलेक्शन करके जो है इसकी मौकरी ना बनाई जाए, इस सिस्टम को जो है नाकाम ना किया जाए, ये हमारा मुतालबा। इस हवाला से हमने चीफ इलेक्शन को जो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर हमने जो है अपना मेमोरेंडम पेश किया। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।